नमस्कार। चुनावी घुमक्कड़ के किरदार में मैं हूं हेमभट्ट और आज हम खड़े हैं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के उस चुनावी नुक्कड़ पर जो मौजूद है नैनीताल शहर के मल्लीताल स्थित पंत पार्क में। और यहां पर चुनावी बहस के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो लोग चर्चा करने जुटे हैं उनमें तमाम आम जनता हमारे साथ है, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं, कई युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस सीट का इतिहास बहुत शॉर्ट में जान लेना हमारे लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस सीट को वीआईपी सीट कहा जाता है। वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जो परिवार है इस सीट से गहरा नाता उनका रहा है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पुत्र केसी पंत की जो पत्नी है इला पंत, उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा, वो जीती और लोकसभा तक गई। इसके अलावा भारतीय राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले पंडित नरेंद्र तिवारी की ये सीट रही है। इस सीट पर तिवारी लंबे समय तक चुनाव लड़ते रहे और जीते भी हैं, जीतकर 3 बार लोकसभा तक पहुंचे हैं। और ये कहा जाए तो उचित होगा कि पंडित नरेंद्र तिवारी के राजनीतिक जीवन में शुरुआती दौर में जो माइलेज मिला वो इसी सीट से मिला। इस लिहाज से ये बेहद खास सीट है। दूसरा, कांग्रेस के लिए ये सीट बहुत अहम है। कांग्रेस के लिए इस सीट का इतिहास बेहद खास रहा है। कांग्रेस अधिकांश बार इस सीट पर अपना कब्जा उसने किया है और उसके लोग इस सीट पर काबिज हुए हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों से इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। 2004 में कांग्रेस के केसी सिंह बावा टिकट लेकर इस सीट पर आए, लोगों ने उनको प्यार समर्थन दिया, जिताया और लोकसभा तक भेजा। दोबारा उनको टिकट पार्टी ने दिया और वो फिर भी आए, जीते और लोकसभा तक गए। 10 सालों का कांग्रेस का इतिहास जो है अभी यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन क्या ये इतिहास कांग्रेस कायम रखने में सफल होगी? क्या वो इतिहास बना रहेगा या फिर कोई और पार्टी का नुमाइंदा इस सीट पर आकर नया इतिहास लिखेगा? इन तमाम मुद्दों पर हम अगले कुछ समय तक बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई आम लोग बने हुए हैं। चर्चा शुरू करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता क्या सोचती है। आइए, आपका नाम? मैं पूरन मेहरा। मेहरा जी, बताइए, चुनाव नज़दीक है, कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप चल रहे हैं और वोट करने जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि यह वीआईपी सीट है, लेकिन आपको इससे देखने से लगता है कि जितने भी हमारे धुरंधर सांसद इस सीट से बने उसका कोई लाभ इस लोकसभा सीट को नहीं मिला। उसका उदाहरण आप कई चीज़ों देखिए। आज पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएं हैं, सांसदों का दिखना तक एक आम चर्चा रहती है कि हमारा सांसद हमको नहीं दिखता। जो सबसे ज़्यादा परेशानी है इसमें, जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी एक समस्या हमारी यहाँ पर आ रही, अभी आपने सुना होगा कि हमारा एक उत्तराखंड का क्या पूरे देश में विश्वविख्यात पंत नगर विश्वविद्यालय है, वो बंदी के कागार पे। वहाँ 2 साल से हमारे पास एमपी नहीं है। यहाँ पर हमारी उत्तराखंड सरकार की एकमात्र ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर हुआ करती थी, वो इन्होंने एक व्यक्ति के कहने पे पूरे केंद्र को सौंप दी, स्वायत्तशासी संगठन बना दिया और उस पर इतना बड़ा उसने घोटाला किया पिछले 5 वर्ष में कि उसको कोर्ट को, उच्च न्यायालय को निर्णय देना पड़ा कि उसकी सीबीआई जांच हो रही। दिक्कत किसकी है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसने नहीं किया? देखिए, मैं ये केंद्र के मुद्दे में आपको बता रहा हूँ, तो ये सीधे सीधे हमारे केंद्रीय सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ये जिम्मेवारी उन लोगों की होती है। हमारे पास यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखिए, भवाली सेंटर में विश्वविख्यात है, जैसे आपने कहा लोकसभा सीट विश्वविख्यात है, ऐसी विश्वविख्यात हमारे पास भवाली सेंटर में, गेटिया सेंटर में, पटुआ डांगर हमारे पास है। ये तमाम यहाँ पर रेमजे हॉस्पिटल, ये तमाम जो हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, तमाम ये इस पे पीपीपी मोड पे इनको देने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता कि हमारे लोकसभा सांसद ने इसमें कहीं कोई पहल करी। चलिए, जो खामियां हैं इस सीट पर, जो जनता की समस्या है, उसके लिए सीधे तौर पर सांसद जो यहाँ पर रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराया। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मैं मनमोहन सिंह कनवार। मनमोहन जी, बताइए, चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या समस्या है जनता की, उनको लेकर आप आगे चलेंगे और वोट करने जा रहे हैं इस बार? ये हमारे क्षेत्र जो सांसद हैं उस क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया और हमने जो भी समस्याएं रखी उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया और आगे भी वो काम करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ आम जनता जुड़ी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? नरेंद्र भटनागर। भटनागर जी, बताइए, चुनाव नज़दीक आ रहा है, समस्याएं बहुत सारी हैं, लोग 10 साल तक कांग्रेस रही है और इस केंद्र में भी कांग्रेस, राज्य में भी कांग्रेस। आपको लगता है कि इस सीट पर क्या जनता की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं या कुछ बची हुई हैं या कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक? मैं तो समझता हूँ समस्याएं और बढ़ गई हैं, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि दिन पे दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जो 60,000 तनख्वाह पा रहा है वो भी बेईमानी कर रहा है, जो 90,000 तनख्वाह पा रहा है वो भी बेईमानी कर रहा है, 10,000 वाला कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। तो मेरे को तो कोई खास परिवर्तन 10 साल के अंदर नहीं दिखाई देगा। चलिए, परिवर्तन जनता का कहना है कि नहीं दिखाई दिया इन 10 सालों में। अब सीधे सांसद के जो प्रतिनिधि हैं हरीश बिष्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छा रहेगा कि इन सवालों का जवाब वो दें।
उनसे बातचीत करते हैं। हरीश बिजी, जनता का सीधा सा आरोप है कि 10 साल तक कांग्रेस रही लेकिन बहुत अच्छे काम नहीं हो पाए हैं, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ठीक है, लोगों का मानना स्वाभाविक है कि ये काम नहीं हो पाए। उसके लिए केवल सांसद जिम्मेदार नहीं रहते हैं। जैसे मेहरा जी ने कहा कि सैनिटोरियम है, आपका पटवा दांगड़ है, ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं और राज्य सरकार में बीजेपी की भी सरकार थी इन 5 सालों में। बाबा जी ठीक है 10 साल से सांसद थे, लेकिन उनका काम वो था केंद्र की जो समस्याएं हैं, केंद्र की जो समस्याओं को सुलझाने का प्रयास वो कर सकते थे। लेकिन जो राज्य सरकार की तो राज्य सरकार ही करेगी, उसमें केंद्र सिर्फ अपनी चिट्ठी लिख सकता है या सुझाव दे सकता है। रही बात जहाँ तक केंद्र सरकार के काम करने की, माननीय सांसद जी ने आप ही के चैनल में एक बार आया था कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले माननीय सांसद केसीसी बाबा प्रथम रहे। वैसे ही चाहे उन्होंने सांसद निधि का प्रयोग करने में सबसे प्रथम रहे, अटेंडेंस में बहुत अच्छा उनका वो रहा। और जहाँ तक रेलवे लाइन का, वो रेलवे बोर्ड के भी मेंबर हैं। रेलवे लाइन आप यहाँ से लालकुआं से अमृतसर, जहाँ सिखों के यात्री जत्था जाता है, उनको ले जाने में रहा हो, या रामनगर से आपका बॉम्बे जाने वाली रेल लाइन है, उसका उन्होंने वो करवाया। दिल्ली तक शताब्दी एक्सप्रेस बढ़वाई, कितने ट्रेनों के डिब्बे बढ़वाए। और ऐसी IIM काशीपुर आप समस्याएं। और रेलवे की आपने बात की तो बागेश्वर टनकपुर वाली लाइन अभी तक नहीं खुल पाई है, और दूसरा नैनीताल तक भी ट्रेन लाने का एक बहुत पुराना एक प्रोजेक्ट है, वो लटका हुआ है, तो अभी तक उस पर तो कहीं काम हुआ नहीं। बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि जो आपका टनकपुर से लेकर आपका बागेश्वर तक रेल लाइन थी, ये निश्चित रूप से इसकी सर्वे हो गई। देखिए, पहाड़ में वैसी इतनी दैवीय आपदा आ रही है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ जब तक भौगोलिक सर्वे नहीं होगा सही तरह से, अगर रोड का आपको स्टील रॉक्स नहीं मिलेंगे तब तक उसमें ट्रेन नहीं चल सकती। और इससे सर्वे हुआ है, अभी माननीय सोनिया गांधी जी ने शायद उसका एक बार उद्घाटन किया था कि साहब ये शिलान्यास किया था कि रेलवे लाइन यहाँ टनकपुर से बागेश्वर तक चलेगी। लेकिन खाली कहने से नहीं होता, उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता। बहुत सी चीज़ें हैं, बार बार संसद में क्वेश्चन उठाए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं उठाए गए हैं, क्वेश्चन उठाए गए हैं, और देर सवेर उसका प्रतिफल यहाँ पर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, केसी सिंह बाबा के लिए कहा जाता है कि संसद में उनका जो उपस्थिति है वो 100% रहती है, और बहुत अच्छे प्रश्न भी करते हैं अपने इलाके के लिए। अच्छी इमेज उनकी मानी जाती है। कहा जाता है कि केसी सिंह बाबा एक राजनीतिज्ञ नहीं है बल्कि एक आम आदमी है। लेकिन एक उनके लिए एक ड्रॉबैक ये भी रहा है कि जनता के बीच में नहीं जाते, ये कहा जाता है केसी सिंह बाबा के लिए। और अभी जैसा सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि जिम्मेदारी भाजपा की भी थी, भाजपा भी यहाँ पर सरकार में आई है और भाजपा के लोग भी राज्यसभा में है, क्यों नहीं उन्होंने सवाल उठाए, यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को क्यों नहीं आज तक सॉल्व किया? इस पर सीधे भाजपा से ही प्रश्न पूछते हैं। आप बताइए, भाजपा भी राज्य में रही है, आपके सांसद जो हैं वो राज्यसभा में रहे, तो फिर दिक्कत कहाँ है? आपने भी तो कोई हल निकालना था ना समस्याओं का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर 2 बार सांसद रहे हैं इससे पहले जो लोकसभा में, और जहाँ पर राज्यसभा के सांसदों का विषय है, राज्यसभा के सांसद पूरा उत्तराखंड का सांसद होता है, एक पर्टिकुलर किसी लोकसभा सीट का सांसद नहीं होता। और उन्होंने, हमारे राज्यसभा सांसदों ने लगातार जो है उत्तराखंड के विषयों को लेकर, पूरे उत्तराखंड के विषयों को लेकर राज्यसभा में उसकी लड़ाई जो है लगातार लड़ी है। तो ये कहीं पर से कहीं तक नहीं लगता कि हमारे सांसदों ने उसके नहीं बोला, और इसके लिए पूरा जो राज्यसभा का जो पूरा प्रश्नकाल है, ये उसका गवाह है कि हमारे सांसदों ने उसकी सारी लड़ाई वहाँ लड़ी है। तो दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं? भाजपा हमेशा एक विकास के नाम पर घेरती आई है कांग्रेस को। इस समय लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है, क्या मुद्दे होने जा रहे हैं भाजपा के जिनको लेकर आप मैदान पर जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा जो है इस वक्त, वो सारा का सारा विकास के मुद्दे पर आधारित है। और भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात का मॉडल है, जो नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात का बनाया हुआ मॉडल है, वही मॉडल पूरे देश में जो है लागू करने का उनका एक सपना है। और जिस सपने को पूरा करने के लिए हम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्षेत्र के सारे युवा यहाँ पर के, वो सारे के सारे लोग उसके लिए लगे हुए हैं, और वही मॉडल के द्वारा इस उत्तराखंड का विकास हो पाएगा। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में जब जहाँ तक नैनीताल नगर का ही प्रश्न है, आज नैनीताल नगर की जीवन दायिनी जो पूरे उत्तराखंड की पहचान है वो झील है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो नैनीताल में आए थे, तो उन्होंने 199 करोड़ रुपया इस नैनीताल की झीलों के संरक्षण के लिए दिया। और इसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं कि सामने जो नैनीताल झील है, इसमें इतने हद तक ये प्रदूषण जो है यहाँ पर खत्म हुआ है, और ये झील जो है एक पुनर्जीवन की ओर को बढ़ रही है। चलिए, गुजरात का विकास मॉडल इस बार आएगा यहाँ पर, ये कहना है। अभी तक के मॉडलों से तो काम नहीं हो पाया अब, लेकिन उम्मीद होनी चाहिए कि गुजरात मॉडल आके कुछ हो जाए। कुछ और हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या उनके मन में चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोट करना है और एक नई सरकार को चुनना है, तो युवा मन को टटोलना बहुत जरूरी है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? कौशल, ये बताइए कि चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या इस समय यूथ के अंदर क्या चल रहा है? आप कैसी सरकार चाहते हैं? और अभी तक की जो समस्या है, खास करके बेरोजगारी का मामला लंबे समय से हमारे लिए एक हेडेक रहा है उत्तराखंड में, चाहे वो कोई भी सीट रही हो, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें लगना क्या है और युवाओं के मन में क्या है, ये तो आप ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि जब युवा बोलेगा तो फिर कोई बोलेगा नहीं उसके सामने।
और दूसरा प्रश्न है विकास। ये लोग कोई भी पार्टी है, माना चलो बीजेपी को लेते हैं, ये गुजरात का मॉडल का एक उदाहरण हमको देते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में जो भी फैक्ट्रियाँ पहले पुराने समय में लगी या जो अब बंद हो चुकी हैं, वो बंद है तो बंद है। उनको शुरू करने का या उनका उदारीकरण करने का वो ना तो दिखता है ना ये कर सकते हैं। HMT को आप ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, लग गई तो लग गई, बस बिल्डिंग खड़ी है। कम से कम हमारा जो HMT से कितनों को रोजगार मिलता था। चलिए, जो कंपनियां इन्होंने लगाई वो बंद पड़ गई हैं। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन हो। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सभी नाम सामने रखे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी लोगों के बीच में है। लेकिन क्या कोई युवा ये मान के चला है कि उसे कौन प्रधानमंत्री चाहिए? और इस मुद्दे पर बात करते हैं। आपका नाम? अनुपम उपाध्याय। अनुपम, बताइए, इस समय कई चेहरे हैं प्रधानमंत्री के लिए आपके सामने, क्या लगता है आपको किसको होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए, इस समय टोटली क्या है कि कन्फ्यूजन की स्थिति है। नंबर एक, अगर हम बात करें मोदी जी की, पहले तो हम शुरुआत में उनका ग्राफ ऊपर को गया तो हमने सोचा उनकी ओर मन बनाया। फिर केजरीवाल जी आए, ठीक है, उनके साथ भी हम चलने को तैयार हैं। उसके बाद बात आई राहुल गांधी जी की, क्योंकि ग्लोबलाइज इकोनॉमी देखनी है। हर एक का अपना अपना एक बैकग्राउंड है। केजरीवाल जी जहां डेवलपमेंट की बात करते हैं या मोदी जी कहीं डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी एक MNC या ग्लोबलाइज इकोनॉमी को डिनोट करने वाले व्यक्ति हमको लगे। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि ये दोनों खिचड़ी बन चुकी हैं, तीनों ब्लेंड हो चुके हैं। अब जनरली युवा के अंदर ये है कि किस पार्टी की ओर हमको जाना है। टोटली कन्फ्यूजन की स्थिति मैं देखता हूँ खासतौर पर। चलिए, ये कन्फ्यूजन बड़ा दिलचस्प होता जाएगा जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बार इस सीट पर, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में, एक खास बात नई ये देखने को मिली है कि अब तक कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला इस सीट पर रहा है और यूकेडी तीसरे नंबर पर मानी जाती थी। हमेशा तीसरा विकल्प यूकेडी को माना जाता था। लेकिन अब एक नया परिवर्तन, इस बार नया चेंज आया है। इस नुक्कड़ में, चुनावी नुक्कड़ में मेरे साथ आपको कुछ अलग इसलिए दिखेगा कि कुछ लोग सफ़ेद टोपी लगाए हुए हमारे बीच में खड़े हैं, आम आदमी के लोग, और ये तीसरे विकल्प की ओर अपने आप को दावा भरते हैं कि हम तीसरा विकल्प हैं और चुनाव फाइट करेंगे। आम आदमी पार्टी इस सीट पर क्या सोच रही है, उनके क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे आम आदमी के लोगों से। आपका नाम? प्रदीप दुमका। दुमका जी, बताइए क्या है आम आदमी की स्ट्रेटेजी आगे चुनाव को लेकर? देखिए, दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इस स्टेट के बनने के बाद इन्होंने एक वर्ड रट लिया है, वो है विकास। जिससे देखो उसे विकास विकास, अरे विकास है कहाँ? हमने ये स्टेट बनाई थी कि इस स्टेट की बेरोजगारी दूर हो। एक एक घर में, किसी घर को आप चेक कर लीजिए, हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। इन्होंने बेरोजगारी के लिए क्या क्या किया इतने सालों से? पूछिए इनसे। इन्होंने कहा था पर्यटन, हम पर्यटन विकसित करेंगे। अरे क्या किया पर्यटन के क्षेत्र में? आप बताइए, हमें, जनता को बताइए। आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों की पोल खोलेगा। हम बताना चाहते हैं, देखिए, बॉम्बे से अगर कोई इंडस्ट्री इन पहाड़ों को देखना चाहता है तो उसके पास में कोई जहाज की सुविधा नहीं है, पंतनगर कोई जहाज नहीं आता, हेलीकॉप्टर की कोई सुविधा नहीं है। इतने साल हमारे राज्य को बने हुए हो गए, भाई कैसे आएगा बाहर का आदमी, कैसे आएगा फॉरेन का टूरिस्ट यहाँ पर, कैसे टूरिज्म को डेवलप करोगे? भाई यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती बड़ी बड़ी, यहाँ कोयला नहीं है, यहाँ लोहा नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती। आप खाली 2-4 फैक्ट्रियाँ पंतनगर में लगा दो और कह दो साहब हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। आपने विकास किया है, पंतनगर की जमीन को कौड़ियों में बेचकर टाटा ग्रुप को 1 रुपये की लीज पे आपने जमीन दी है। और आम आदमी को आप जो है एक 10 बाई 10 का प्लाट देने को तैयार नहीं है। लोगों का पलायन लगातार जारी है, दिल्ली, बॉम्बे और सब जगह। हमारे अनपढ़ और पढ़े हुए साथी लोग 2000, 3000, 4000 में नौकरी करने को मजबूर है। कैसे वो जी रहे? इन नेताओं को पता है, इन्होंने देखा है उनकी जिंदगी कैसे उनका शोषण हो रहा है। इन फैक्ट्रियों में भी, पंतनगर में भी, हरिद्वार में भी 2000, 3000 में ठेकेदार उनको 2000, 3000 देते हैं और 12-12 घंटे काम लेते हैं। तो कभी इन्होंने देखा है इनकी हालत? कोई काम नहीं किया इन्होंने, खाली विकास के नाम पर छला है इन्होंने इस उत्तरांचल की जनता को। शाह जी, छला है क्या? अब आपकी सरकार भी रही है, कांग्रेस के भी रहे हैं, तो कितना छल दिया आपने जनता को और ऐसा लगता है कि लोगों में गुस्सा है, लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तराखंड प्रदेश की परिकल्पना जो थी, यहाँ के लोगों की जो मांग थी, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको यहाँ पर मनाया। नहीं तो फिर जनता के बीच में गुस्सा क्यों है? आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकारें कुछ कर ही नहीं रही है? ऐसा क्यों है? नहीं, जनता से तो बात ही कहाँ हो रही है। अभी तो राजनीतिक दलों के लोग, अभी तो यहाँ पर जितना भी विषय आया है, सारे राजनीतिक दलों का लोग आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। बाकी लोग जो हैं, कांग्रेस के लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आम आदमी की बात करें। जनता के बीच में जाया जाएगा,
जनता के बीच में जाकर, जनता के बीच में आज की तारीख पर, 10 साल हमारे आज की तारीख पर जो नरेंद्र मोदी जी का जो यहाँ पर आना है, जो पूरी विकास की लहर एक लग रही है, मोदी जी के नाम पर जो युवा जो हैं सारे के सारे यहाँ पर जो हैं पूरे एकजुट हैं। आप जनता के बीच में जाकर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चलिए यहीं पर आपके इस सवाल का जवाब भी हम तलाश लेते हैं, जनता से ही बात कर लेते हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा, इस जगह पे जितने लोग खड़े हैं उसमें आम आदमी ज़्यादा हैं। मैं सीधे जनता से ही बात कर लेते हैं। आइए, कुछ युवा हमारे साथ हैं जिनका पार्टी फोरम से कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। आपका नाम? खिमराज बिस्ट। खिमराज जी, ये बताइए, जो बातें यहाँ पर चल रही हैं, लोग कहते हैं कि सरकारें चाहे भाजपा की आई चाहे कांग्रेस की आई, विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आप इस समय युवा हैं, आपको क्या लगता है सरकार क्या बेरोजगारों के लिए कुछ कर पा रही है? क्योंकि भाजपा के लोग भी यहाँ खड़े हैं, कांग्रेस के लोग भी यहाँ खड़े हैं, आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं कि रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया। देखिए भट्ट जी, पहली बात तो यह है कोई नेता, कोई सरकार किसी का विकास नहीं करती है, व्यक्ति खुद ही अपना विकास करता है। ये रूटीन प्रक्रिया है। और जहाँ सरकारों की बात आई, ये जनता को एक छलावा के रूप में जनता को वो करते हैं, छलते हैं। और अभी कोई भी सरकार किसी भी समस्या पे, इनका काम है पार्लियामेंट में एक सिस्टम के तहत काम करना, वो ये लोग करते नहीं हैं। ये अपने मौज मस्ती के उसमें रहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई नेता किसी पब्लिक या समाज, किसी व्यक्ति का विकास करता है। चलिए, कोई विकास नहीं करता है। और एक आम आदमी को और पकड़ लेते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं इस मंच पर कि क्या विकास हुए हैं या नहीं है। भटनागर जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कांग्रेस, भाजपा, जितने भी पार्टी के दलों के लोग यहाँ रहे हैं, विकास हुआ है क्या? जनता खुश है क्या? देखिए, विकास तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। विकास हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, मगर जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। कानून ज़्यादा बनते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। 10 कानून बनेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एक, और गरीब के लिए कानून बनता है। लाइसेंस बनाएंगे किनको? इन्वेंडर के लिए लाइसेंस बताइए, इन्वेंटर के लिए लाइसेंस बनाइए, कानून बनाइए, रईस लोगों के लिए बनाइए, आप जो तगड़े आदमी के लिए बनाइए, जो बाकाई में हम जाने हमके यहाँ आप कानून बनाया और उन पर इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। इन्वेंडर्स के लिए, चाय बेचने वाले के लिए, खोमचा लगाने वालों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया चालू कर दी। ये क्या मजाक है? ये पढ़े लिखे नहीं है, किसी तरीके से अपना पेट भर रहे हैं। वो पेट कैसे भर रहे हैं ये भी रोकना चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार की अति हो गई है, लाइसेंस राज, ये बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को लगातार एक फॉर्मेट मिला है इस राज्य में, और तमाम जो सीटें हैं यहाँ की वहाँ, ये कहना है आम आदमी का। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है भाई साहब। इरफान, ये बताइए कि इलेक्शन सामने है, आपको क्या लगता है कि इस सीट पर विकास हुआ है? आज तक 10 साल कांग्रेस लगातार अभी रही है, पहले भी कांग्रेस रहती आई है, सत्ता में भी कांग्रेस अभी तक केंद्र में रही है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर आपको लगता है कि विकास हुआ? इस सीट में आप खुश हैं? देखिए भाई साहब, कांग्रेस वाली सीट में तो विकास हुआ नहीं है, और विकास हुआ भी है तो 1 रुपये में 5 पैसे भर हुआ। और दूसरी बात, गरीबों को जो है इस सरकार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम हैं मजदूर आदमी और एक आम आदमी है। और सीट की जो तैयारी चल रही है, ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी आनी चाहिए इस बार, और उसी से उम्मीद है हमें कारोबार की और काम की। चलिए, तो कई लोगों का कहना है कि भाजपा आनी चाहिए, कोई चाहते हैं कि कांग्रेस लगातार यहाँ पर अपना इतिहास कायम रखे, आगे को बढ़े। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी बेहद आवश्यक है कि जो सांसद अभी हैं, वर्तमान में यहाँ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है, जनता उनके बारे में क्या चाहती है, ये पूछ लेते हैं हम कुछ लोगों से। आप ये बताइए, लगातार 10 साल सांसद रहे हैं केसी सिंह बाबा, क्या लगता है कि उनको आगे कंटिन्यू होना चाहिए क्या, या कोई और बदलाव चाहते हैं? देखिए, जो आज राजनीति का जो चरित्र हो रहा है, जिस तरह से राजनीति का चरित्र बिल्कुल बदल गया, और राजनीति जो कभी समाज सेवा का साधन हुआ करती थी, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। तो इसमें केसी सिंह बाबा लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें भी राजनीतिक खूबियाँ हैं। चलिए, तो लगता है लोगों को कि केसी सिंह बाबा भी कंटिन्यू करें। कोई कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने और भाजपा का राज आए। बहरहाल, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद इस चुनावी नुक्कड़ से मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लेकिन आप समाचार प्लस के साथ बने रहिए, क्योंकि किसी और लोकसभा सीट के किसी नुक्कड़ से आपका इंतजार कर रहा है कोई और चुनावी घुमक्कड़।